नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। चार्ल्स प्रथम स्टुअर्ट राजवंश का शासक था और वह 1625 ईस्वी में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टुअर्ट राजवंश इंग्लैंड की राजगद्दी पर 1603 ईस्वी में आया, जब चार्ल्स प्रथम का पिता जेम्स प्रथम इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा था। वह मूलतः स्कॉटलैंड का राजकुमार था। 1603 में इंग्लैंड की राजनीति की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे कि यूरोप की राजनीति में इंग्लैंड की क्या स्थिति थी उस समय। तभी हम समझ पाएंगे कि चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति की पृष्ठभूमि क्या थी। 1603 में या कहिए कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड पहले की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित था। उसे यूरोप के दूसरे देशों से कोई खतरा नहीं रह गया था। वस्तुतः उसके जो तीन बड़े दुश्मन थे, यानी स्पेन, फ्रांस और स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का हमेशा प्रयास रहता था कि इंग्लैंड पर कोई आक्रमण हो तो वह विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता कर इंग्लैंड को कमजोर करे। लेकिन अब तो स्कॉटलैंड का राजकुमार ही इंग्लैंड की गद्दी पर था, अतः स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अब एक तरह से मित्रता स्थापित हो गई थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। उधर महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में 1588 में स्पेनिश आर्मडा की पराजय हो चुकी थी, यानी स्पेन से भी अब कोई खतरा नहीं रह गया था। और उधर फ्रांस, वह इस स्थिति में नहीं था कि इंग्लैंड की नौसेना या इंग्लैंड की सेना का मुकाबला कर सके। यानी इंग्लैंड विदेश नीति के क्षेत्र में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने चरमोत्कर्ष पर था। जेम्स प्रथम की जो विदेश नीति थी वह शांति की नीति थी, क्योंकि उसे अब जरूरत नहीं थी कि यूरोप की राजनीति में उलझे। दूसरे, जेम्स प्रथम शांति की नीति का इसलिए भी समर्थक था कि युद्ध की नीति में या युद्ध की स्थिति में उसे संसद पर निर्भर होना पड़ता, क्योंकि युद्ध में धन की जरूरत होती है और धन बगैर संसद के सहयोग से वह प्राप्त नहीं कर सकता था। चार्ल्स प्रथम, अब हम देखेंगे कि चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति कैसी रही। चार्ल्स प्रथम 1625 ईस्वी में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा था। उसकी गद्दी पर बैठने के पूर्व ही स्पेन के साथ इंग्लैंड का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। युद्ध का परिणाम अनुकूल नहीं रहा था और जर्मनी में जो प्रोटेस्टेंट धर्म की रक्षा के लिए एक संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें डेनमार्क, हॉलैंड और स्वीडन के राज्य सम्मिलित थे, और उसका नेतृत्व डेनमार्क का राजा क्रिश्चियन चतुर्थ कर रहा था। इन सब का संघर्ष स्पेन से था। चार्ल्स प्रथम ने इस स्थिति का फायदा उठाना चाहा। उसने प्रोटेस्टेंट शक्तियों का साथ देकर के सोचा कि इंग्लैंड में भी अपनी लोकप्रियता प्राप्त कर लेगा। चार्ल्स प्रथम इन राजाओं की सहायता के लिए धन की से मदद देने का वायदा किया और इसके लिए उसने पार्लियामेंट की बैठक भी बुलाई। पार्लियामेंट ने 46,000 पाउंड की रकम मौजूद कर दी। हालांकि कुल उसने 3,60,000 पाउंड देने का वायदा किया था, लेकिन पहली किस्त के तौर पर उसने 46,000 पाउंड संसद के द्वारा मंजूर कराया। यह रकम क्रिश्चियन चतुर्थ को सहायता के लिए भेज दी गई, लेकिन यह रकम प्रथम और अंतिम किस्त ही रही। चार्ल्स प्रथम और उसके मंत्री बकिंघम स्पेन के प्रसिद्ध बंदरगाह कैडिज पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। चार्ल्स प्रथम का विश्वास था कि स्पेन के साथ युद्ध कर वह फ्रेडरिक, जो कि उसका बहनोई भी था, उसको रियासत वापस लौटाने में सफल हो जाएगा, जो स्पेन ने कैप्चर कर लिया था। कैडिज, इसके अलावा कैडिज बंदरगाह की लूट में भी अपार धन संपत्ति प्राप्त होने की आशा थी, क्योंकि इसी बंदरगाह से अमेरिका से खजाना लेकर स्पेन पहुंचता था। इस प्रकार इंग्लैंड के लोगों की दिलचस्पी स्पेन के साथ युद्ध में पहले से ही बनी हुई थी। स्पेन के साथ युद्ध करने पर संसद से भी उसे अधिक रकम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन पर आक्रमण असफल रहा और चार्ल्स पूरी तरह से
निराश हो गया और क्रिश्चियन फोर्थ को जो आर्थिक सहायता देने का वायदा किया था वह भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जो 46,000 पाउंड पहली किस्त दी गई थी वही उसकी अंतिम किस्त रह गई। इधर हम फ्रांस के साथ उसकी विदेश नीति को देखते हैं। यद्यपि चार्ल्स प्रथम की पत्नी हेनरिएटा मैरिया फ्रांस की राजकुमारी थी और शादी के समय ही यह वायदा किया गया था कि इंग्लैंड फ्रांस को जहाजों से मदद करेगा तथा कैथोलिकों को इंग्लैंड में विशेष सुविधाएं देगा। लेकिन फ्रांस के साथ जो स्थिति बनती चली गई उसमें चार्ल्स प्रथम और फ्रांस के बीच संबंध अच्छा नहीं रहा। इधर फ्रांस भी चाहता था कि प्रोटेस्टेंटों के इस देश में यानी इंग्लैंड में कैथोलिकों को सुविधाएं मिलें, और इसी प्रश्न पर इंग्लैंड नाराज था। इंग्लैंड की जनता नहीं चाहती थी कि फ्रांस के कैथोलिकों की मांग के दबाव में इंग्लैंड में कैथोलिकों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं। उधर स्पेन के साथ युद्ध में फ्रांस ने इंग्लैंड की सहायता नहीं की थी, इसलिए भी चार्ल्स प्रथम फ्रांस से रुष्ट था, वह नाराज था। अब चार्ल्स प्रथम की फ्रांस से नाराजगी और इधर पार्लियामेंट भी फ्रांस से नाराज थी, तो चार्ल्स प्रथम ने सोचा कि क्यों न फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की नीति का अवलंबन किया जाए। उसने फ्रांस के जो प्रोटेस्टेंट ह्यूजिन कहलाते थे उनकी सहायता के लिए फ्रांस से युद्ध मोल लिया। लोकप्रियता प्राप्त करने का चार्ल्स प्रथम को यह अवसर एक मिल रहा था। उसने बकिंघम के नेतृत्व में एक सेना प्रोटेस्टेंटों के रक्षार्थ ह्यूजिनों की सहायता के लिए भेजी, लेकिन यह अभियान असफल रहा और इस अभियान से लौटते समय बकिंघम की हत्या भी कर दी गई। अब बकिंघम की मृत्यु के बाद चार्ल्स की विदेश नीति में वह शिथिलता नहीं थी, एक ढोलमुल की नीति आ गई थी। और ऐसे भी हम देखते हैं कि वह कभी स्पेन के साथ वैवाहिक संबंध भी कायम करना चाहता था, खासकर जेम्स प्रथम के समय में, और स्पेन के साथ युद्ध की नीति भी। उसी तरह से फ्रांस के साथ भी हम देखते हैं कि कभी वो फ्रांस स्पेन के खिलाफ युद्ध में सहायता की नीति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस से, और दूसरी तरफ नहीं मिलने पर वो फ्रांस के खिलाफ युद्ध की भी घोषणा कर रहा है। यानी उसकी विदेश नीति का कोई एक स्थिर मापदंड नहीं था। इन अस्थिर और ढुलमुल नीतियों के चलते चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति पूरी तरह से असफल कही जा सकती है। अब हम इसकी एक समीक्षा करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कि आखिर इसके कारण क्या थे। तो जो सबसे पहला कारण उभर कर सामने आता है वह है कि इंग्लैंड अभी तक एक फौजी देश नहीं बना था और इंग्लैंड के राजा की वो स्थिति सैन्य तौर पर नहीं थी कि वह किसी भी युद्ध की स्थिति में अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा सके, क्योंकि उसे युद्ध की स्थिति में सामंतों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था तथा युद्ध का कोई अस्थायी आर्थिक बजट भी नहीं था। अस्थायी और पेशेवर सेना जो किसी भी राष्ट्र की मजबूत विदेश नीति के लिए जरूरी होती है उसका सर्वथा अभाव था। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ के समय में जल सेना पर जो यथोचित ध्यान दिया गया था, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के समय जल सेना एक उपेक्षित स्थिति में आ गई थी। इस कारण भी युद्ध में वांछित सफलता मिलना तय नहीं था। अब पार्लियामेंट के साथ जो संबंध है उस पर भी हम एक नजर डालेंगे कि क्या यह संबंध भी इंग्लैंड की या चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति की असफलता के पीछे कारण था। तो चार्ल्स प्रथम ने जब भी संसद से सहायता प्राप्त करनी चाहिए, संसद ने अपनी कुछ विशेष मांगे इस तरह से रखी कि चार्ल्स प्रथम उनको पूरा करने में असफल रहा और जो वांछित सहायता मिलनी चाहिए चार्ल्स प्रथम को इंग्लैंड की संसद से वह नहीं मिल पाई। इसके साथ ही 17वीं शताब्दी का जो ये प्रथम फर्स्ट हाफ है 1603 से 1650 की ईस्वी तक का हम देखते हैं, यह एक इस तरह की विदेश नीति, एक एग्रेसिव, एक उग्र विदेश नीति के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि राजा और पार्लियामेंट के बीच संबंध अच्छी नहीं थे और दोनों ही घरेलू झंझट में पड़ने के कारण स्वतंत्र नहीं थे। इसके साथ ही चार्ल्स प्रथम का जो अपना व्यक्तिगत चरित्र था वह भी एक सशक्त विदेश नीति
के लिए या एक एग्रेसिव विदेश नीति के लिए, एक आक्रामक विदेश नीति के लिए उपयुक्त नहीं था। इसका जो परिणाम हुआ वो इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा यूरोप में गिर गई। वैवाहिक संबंध बनाने के बावजूद भी चार्ल्स प्रथम का फ्रांस के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा। साथ ही आर्थिक कठिनाई इस तरह से बढ़ गई कि राजाओं को यानी चार्ल्स प्रथम को बार-बार पार्लियामेंट के साथ सहयोग के लिए बैठक बुलानी पड़ी, लेकिन वह उनका न तो सहयोग प्राप्त कर सका और न ही उनके साथ संबंध अपना सुधार सका। और इस कारण इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति और कमजोर होती चली गई। इन सब के सबसे अधिक फायदा इंग्लैंड की असफल विदेश नीति या चार्ल्स प्रथम के समय असफल विदेश नीति का सबसे अधिक फायदा फ्रांस को मिला। और हम पाते हैं कि 17वीं शताब्दी के मध्यकाल तक फ्रांस की प्रतिष्ठा यूरोप में सर्वाधिक बढ़ गई थी। तो इस तरह से चार्ल्स प्रथम की असफल नीति ने फ्रांस को एक मौका दिया कि यूरोप की राजनीति में अपने को स्थापित करे। यह थी चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति का एक मूल्यांकन। धन्यवाद।